इंग्लिश सॉल्यूशन एन ईजी वे ऑफ लर्निंग। आज से हम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि अभी ये सोशल साइंस का रहेगा और उसके बाद इंग्लिश का भी स्पेशल सीरीज लॉन्च करेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज। और इस सीरीज में एवरी डे आपको एक वीडियो प्रोवाइड करेंगे, जिसमें कम से कम 10 क्वेश्चंस तो रहेंगे ही। किसी दिन 10 या 15 या 12, मतलब 10 से 15 के बीच में क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किया जाएगा विथ फुल डिस्कशन, जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन सीबीएसई क्लास 10, जो यह बोर्ड एग्जामिनेशन होने जा रहा है फरवरी में 2023 में, तो इसी बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। ये वीडियो का जो मेरा सीरीज ये स्टार्ट होने जा रहा है, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज होगा, और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें और शेयर करें, और जो भी आपके फ्रेंड सर्किल है उसको शेयर करें, और जितने भी लोग इससे लाभ उठा सकते हैं उनको लाभ दें। और आइए अब हम अपने डिस्कशन को जारी करते हैं। आप क्वेश्चंस को समझिएगा, और समझने के बाद यदि आपको आंसर आ रहा है तो अच्छी बात है, और यदि कोई प्रॉब्लम है तो अपने बुक से, अपने हेल्प बुक से, जहाँ जो भी सोर्स मिले उस सोर्स से आप इसके आंसर को तैयार कर लेंगे और किसी कॉपी में आप रखेंगे, ताकि रिवीजन के लिए अच्छा होगा। मैं ये नहीं दावा कर रहा हूँ कि हूबहू यही क्वेश्चन आएंगे, ऐसा तो मतलब संभव नहीं है, लेकिन ये सब जो पॉइंट्स है, इस क्वेश्चन जो मैंने क्रिएट किया है बहुत ही शोध, बहुत रिसर्च करने के बाद, बहुत सारे सोर्स रिसोर्स से ले करके और क्वेश्चन मैंने दिया है। तो इन टॉपिक्स से, इन पॉइंट्स से मतलब कहीं ना कहीं से टच करेगा ही करेगा, करना ही करना है, क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने लिया है। अभी ये हिस्ट्री का है क्वेश्चन का सीरीज, और हिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 1 है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, उसी का है। उसके बाद बारी बारी से एक एक चैप्टर का देंगे, चैप्टर वाइज, और फिर आपको जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी सबका रहेगा। मतलब एवरी डे आपको एक वीडियो दिया जाएगा। तो सभी सीरीज़ को आप देखेंगे, मिस न करें। और कोई भी कंटेंट यदि हमारे चैनल के पेज पर जाकर सर्च मार कर और इससे कंसर्न यदि आंसर चाहते हैं, तो वहाँ भी बहुत सारे हिस्ट्री के वीडियो डाले हुए पहले से, तो वहाँ पर से जाकर भी आप समझ सकते हैं, इन क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। तो वहाँ पर लेसन ही एक्सप्लेन किया हुआ है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और इसके आंसर को हम लोग फाइंड करने का प्रयास करते हैं, कहाँ से इसका आंसर बनेगा। यदि आप चैप्टर को पढ़े होंगे तो आपको तो ध्यान में आ ही जाएगा कि कहाँ से ये क्वेश्चन दिया हुआ है और कौन कौन से पॉइंट को कवर करना है। इसके आंसर माने उसको सोचते भी चलेंगे, इसका आंसर क्रिएट करने के लिए किस किस पॉइंट को कवर करना है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मेजर चेंज दैट ऑकर्ड इन द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सिनेरियो ड्यू टू द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन यूरोप। यानी क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि व्हाट वाज द मेजर चेंज, यानी कि सबसे बड़ा जो बदलाव है, सबसे बड़ा बदलाव क्या हुआ था, सबसे बड़ा बदलाव क्या हुआ था पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल सिनेरियो में। सिनेरियो का मतलब होता है परिवेश, यानी कि राजनीतिक परिवेश में और संवैधानिक परिवेश में, दोनों में क्या सबसे बड़ा बदलाव हुआ, और वो बदलाव कब हुआ। तो वो बदलाव आपका किस समय का बात कर रहा है, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम में यूरोप में। और रीजन क्या था, रीजन फ्रेंच रिवॉल्यूशन ही था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के चलते यूरोप में क्या सबसे बड़ा बदलाव हुआ संवैधानिक दृष्टि से और राजनीतिक दृष्टि से। तो आपको याद होगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में तो आप पढ़े हैं 9 क्लास में भी, चैप्टर नंबर 1 में, और इस चैप्टर में भी द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, जो कि सीबीएसई क्लास 10 का चैप्टर 1 है हिस्ट्री का, इसमें भी आपने पढ़ा है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में। थोड़ा सा वहीं से चैप्टर इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो जो मेजर पॉलिटिकल चेंजेज हुए थे वो लिबरल लोगों के चलते हुआ था, यानी लिबरलिज्म और नेशनलिज्म दोनों एक साथ चल रहा था। लिबरल लोगों का 3-4 पॉइंट था। पहला पॉइंट क्या था कि जो भी अरिस्टोक्रेसी, यानी कि जो बड़े कुलीन खानदानी लोग हैं, उनका बर्थ राइट प्रिविलेज को एबोलिश करना, बर्थ राइट प्रिविलेज को एबोलिश करना, यानी कि जो भी प्रिविलेजेस थे उनको समाप्त करना, पहला चीज़ था उनका डिमांड।
दूसरा डिमांड था उनका क्या, दूसरा उनका डिमांड ये था कि जो भी किंग का मोनार्क का पावर है उस मोनार्क के पावर को लिमिट करना। कैसे लिमिट करना है, तो उनके पावर को लिमिट करने के लिए, यानी चलिए थोड़ा पॉइंट्स को हम लिख देते हैं। पहला चीज़ क्या था, तो पहला चीज़ था एंड ऑफ प्रिविलेज, यानी प्रिविलेज का अंत था। दूसरा चीज़ क्या था, मोनार्की के पावर को लिमिट करना, यानी लिमिट करना मोनार्की को कैसे लिमिट किए हुए लोग, तो इसका देखिए हम कुछ आपको बता रहे हैं। पहला चीज़ था कि मोनार्क का जो डिवाइन पावर था, देवता की तरह पूजा होती थी, उसको समाप्त करना, उसके जगह पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाना। मतलब पहले राजा निरंकुश होते थे, ऑटोक्रेटिक मोनार्क थे, इस तरह के थे, तो ऑटोक्रेटिक थे। ऑटोक्रेटिक का मतलब हुआ कि निरंकुश थे, उनके ऊपर कोई नहीं था। अब हुआ कि एक संविधान बनाना, और उस संविधान लिखित रहेगा, उसके अनुसार ही राजा जो है कोई भी डिसीजन लेंगे और कोई भी डिसीजन देंगे। अगला चीज़ क्या था कि ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बनाना। ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी जनता ही क्या करेगी, अब कुछ अपना जनप्रतिनिधियों को चुनेगी और उन जनप्रतिनिधियों के माध्यम से राजा के पावर को लिमिट करना। यानी राजा क्या करेंगे, तो उनसे ही राय लेंगे, ज़्यादा जनप्रतिनिधि जिस चीज़ के पक्ष में रहेंगे वही काम राजा को करना है। हालांकि इसमें यह था कि वीटो पावर राजा के पास ही था, राजा जो चाहेगा अंत में वो खारिज भी कर सकता उनके मत को, या अपने मन से कर भी सकता है। तो ये सारे डिमांड थे उनके। तो यहाँ पे चेंज पॉलिटिकल यही हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का फॉर्मेशन हुआ था फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद। दूसरा चीज़ बर्थ राइट प्रिविलेजेस समाप्त हुए थे। तीसरा चीज़ जो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट्री सिस्टम से सरकार को चलना, यानी ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से, क्योंकि कहा गया था कि फ्रांस की जनता ही अब फ्रांस के भाग्य का निर्माण करेगी। तो ये इसके पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स से लेकर के आप इसका आंसर बना सकते हैं। अब देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मेन एम ऑफ द फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज। फ्रांस के क्रांतिकारियों का मुख्य लक्ष्य क्या था। देखिए क्वेश्चन सिमिलर है, इसका आंसर भी सिमिलर है, लेकिन मैंने जानबूझकर इसको लिया है क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इस टाइप से भी घुमाकर पूछ सकता है। उनका मेन एम क्या था, तो यही 3 पॉइंट था। फ्रांस के क्रांतिकारियों का मेन एम था एंड ऑफ ऑटोक्रेसी, यानी तानाशाही शासन का अंत। और यह जो एम था सिर्फ फ्रांस के लिए नहीं, पूरे यूरोप से फ्रॉम द होल यूरोप, पूरा यूरोप से, क्योंकि 1790 में किस प्रकार से आपको याद होगा यदि पढ़े होंगे तो, कि पूरे यूरोप से मैंने 1790 में किस प्रकार से इटली में और भी कुछ देशों में जो है पोलैंड में सेना घुसाने में, मतलब सेना उनके अंदर भेजने में सफल हुआ था फ्रांस। और उसका उद्देश्य था कि पूरे यूरोप से तानाशाही शासन का अंत करना, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म लाना यानी संविधान बनाना, और रिप्रेजेंटेटिव जनता का लाना, और इस प्रकार से पार्लियामेंट्री तरीके से सरकार चलाना। अब देखिए यहाँ पे एक्सप्लेन एनी 3 बिलीफ ऑफ द कंजर्वेटिज्म दैट इमर्ज्ड आफ्टर 1815। ये देखिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने पढ़ा होगा। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी 3 विश्वासों को, जो कि कंजर्वेटिज्म का विश्वास था, जो कि 1815 के बाद जो कंजर्वेटिव लोग थे, यानी जो पुराने विचार के लोग थे, उनके दिमाग में 3 कौन सा विश्वास आया, उनको आप बताइए। तो यहाँ जो भी हम बता रहे हैं एग्जैक्ट आंसर ही नहीं, उसमें थोड़ा और भी फैक्ट मिला के बता रहे हैं, ताकि उतना पॉइंट ही आपका क्लियर होता जाए। ये तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, जो हम बातें बोल रहे हैं उसको आपको ध्यान से सुनना है। उससे क्या होगा कि बहुत सारा आपका पॉइंट कवर होता जाएगा, क्लियर होता जाएगा। और ये बहुत बेहतरीन सीरीज है, क्वेश्चन के माध्यम से रोज इस प्रकार से डिस्कशन हम लाने वाले हैं। तो यहाँ पर जो कंजर्वेटिव लोग थे, 1815 में कंजर्वेटिज्म कैसा था, पहले इसको हम लोग जान लेते हैं। क्योंकि एक बार रिवोल्यूशनरियों का शासन आ चुका था फ्रांस में, रिवोल्यूशनरी ने बहुत सारे चेंज किए थे। उसके बाद जो है नेपोलियन बोनापार्ट का शासन आया, उसने वही सब चेंज करना
मैंने जो रिवोल्यूशनरी नहीं कर पाए थे वो सभी चेंज किया, उन्हीं के लायक चेंज किया। 1815 में नेपोलियन का क्या हो जाता है, डाउनफॉल हो जाता है, उसका शासन समाप्त हो जाता है और उसके बाद फिर से मोनार्की सिस्टम पूरे यूरोप में आ जाता है। पहला काम ये लोग क्या करते हैं कि बर्बन डायनेस्टी का जो राजा हटा था फ्रांस से, लुइस 16, तो उसी के वंश के लोग को राजा बना देते हैं। उसके बाद नेपोलियन के द्वारा जीते हुए साम्राज्य को सभी 4 देश था, ऑस्ट्रिया, प्रसिया, रसिया और ब्रिटेन, चारों आपस में उसके साम्राज्य को छीन लेते हैं और उसके चारों तरफ एक तो नया मतलब मोनार्की सिस्टम इस्टेब्लिश कर देते हैं ताकि इन फ्यूचर फ्रांस जो है एक्सपेंशन न कर पाए, अपना टेरिटोरियल एक्सपेंशन यानी साम्राज्य का विस्तार न कर पाए। तो यहाँ कंजर्वेटिव लोग थे, उनका ये था मन, वो चेंज के पक्ष में नहीं थे। जैसे जो भी संस्थाएं मतलब मोनार्की है या चर्च है, इसमें बदलाव ना हो। फैमिली वैल्यू जो है उसमें बदलाव ना हो, मतलब जो धनी लोग हैं वो धनी रहे, उनका आदर रहे, जो भी कस्टम ट्रेडिशन है उसमें बदलाव ना हो। लेकिन एक चीज़ ये जरूर सोचे थे, नेपोलियन बोनापार्ट के समय में जो चेंज किया तो उन लोगों ने सोचा, उसने सर्फडॉम और फ्यूडल सिस्टम को ख़त्म कर दिया था, यानी दास प्रथा को, बंधुआ मजदूरी को समाप्त किया था। तो इसके पक्षधर वे भी हुए थे कि ये समाप्त होना चाहिए, पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि इसने मॉडर्न आर्मी, आधुनिक तौर से प्रशिक्षित आर्मी रखा था, तो इसको भी लाइक किए थे ये कंजर्वेटिव लोग, और क्योंकि उनका मानना था कि मॉडर्न आर्मी रखने से और भी मोनार्की सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा। अगला चीज़ है कि इसने क्या किया था, नेपोलियन ने ये किया था कि जैसे ब्यूरोक्रेसी का स्थापना किया था। ब्यूरोक्रेसी का मतलब है कि ब्यूरोक्रेट बैठाया था, यानी अफसर, यानी बहुत सारे अफसर, जैसे आज ये एसपी हैं, डीएम है, एसडीओ है, बीडीओ, इस तरह के अफसर हैं। तो उसी टाइप के अफसर, यानी उनका ये टाइटल नहीं था, टाइटल जो भी हो, अपने अंदर ऑफिसर लगा दिया था और सारे अफसर जो है शासन छोटे छोटे जगहों पर बांट दिया था, वो चलाते थे। तो ब्यूरोक्रेसी को भी, जो वेल ट्रेंड ब्यूरोक्रेसी था, पसंद किए लोग, और स्ट्रॉन्ग मॉडर्न आर्मी को भी पसंद किए, सर्फडाउन फ्यूडलिज्म खत्म किया, उसको भी पसंद किए। और ये बहुत ही कड़ा सरकारें थी 1815 के बाद। ये थोड़ा सा भी मतलब एक ये रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को लाइक नहीं करते थे। ये लोग सेंसरशिप लगा दिए थे कि कुछ छापना भी नहीं है, और सबसे ज़्यादा इसी को डिसलाइक किए थे रिवोल्यूशनरी लोग। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ ओटो वन बिस्मार्क इन जर्मन यूनिफिकेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। यानी ओटो वन बिस्मार्क, इसका कंट्रीब्यूशन क्या था, योगदान क्या था जर्मनी के यूनिफिकेशन में, यानी जर्मनी को एक करने में। आपने पढ़ा होगा कि जर्मनी 39 प्रिंसिपलिटीज़ का ग्रुप था, 39 प्रिंसिपलिटीज़ थे, छोटे छोटे राज्य थे, और जिनका कन्फेडरेशन यानी कि एक संघ बनाया था नेपोलियन ने। तो जर्मनी कैसे एक नेशन बना, ओटो वन बिस्मार्क जो कि एक प्रशिया का चीफ मिनिस्टर था, उसने तीन युद्ध लड़ा 7 सालों में, ऑस्ट्रिया और फ्रांस और डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, फ्रांस और डेनमार्क, इन 3 देशों को उसने हराया। और 3 देशों को हरा देने के बाद जर्मनी को एक माने नेशन स्टेट बना दिया, एक स्वतंत्र देश घोषित किया। और उसके बाद जो कैसर विलियम फर्स्ट थे, जर्मनी के राजा कैसर विलियम फर्स्ट, तो कैसर विलियम फर्स्ट को ही जर्मनी का राजा घोषित किया गया, और जो कि यानी विंटर पैलेस में बैठक हुआ था, और उस बैठक में ये चीज़ तय हुआ था। और प्रशिया का जो बैंकिंग सिस्टम है, जो मॉडर्न जुडिशियरी है, जो वेल ट्रेंड वहाँ का सेना वाला सिस्टम है, सब सिस्टम वही वहाँ पर लागू कर दिया गया था। उसका बड़ा ही कंट्रीब्यूशन था। अब देखिए यहाँ पे 5 क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ जूसेपे मेजनी इन स्प्रेडिंग रिवोल्यूशनरी आइडियाज इन यूरोप। जूसेपे मेजनी यूरोप का सबसे बड़ा क्रांतिकारी था। अब देखिए ये जूसेपे मेजनी कुछ यानी पर्सनालिटीज है इस लेसन में जो कि आपको याद करना है, और वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार। जूसेपे मेजनी, जूसेपे गैरिबाल्डी, उसके बाद ओटो वन बिस्मार्क,
उसके बाद काउंट कैमिलो डी कैबोर, तो ये सब जो पर्सनालिटीज है, कैसर विलियम फर्स्ट, उसके बाद आपको ये है आपको विक्टर इमैनुअल सेकंड, तो ये जो है सबको याद करना है, इनका मतलब क्या इनका कंट्रीब्यूशन था। जुसेप्पे मेजनी का कंट्रीब्यूशन देखिए, खास करके रिवोल्यूशनरी थे, और ये इन्होंने 2 संस्थाएं बनाई थी। एक यंग इटली, एक संस्था था इनका यंग इटली, इटली को यूनिफाई करने के उद्देश्य से, इटली को एक देश बनाने के उद्देश्य से, और दूसरा संस्था था इनका यंग यूरोप। पूरे यूरोप से इन संस्थाओं में नवयुवक जो है भर्ती थे, और सभी एक ही विचारधारा के थे, सबका विचारधारा मैचिंग था, मिलता था। और पहले ये एक सीक्रेट सोसाइटी था, यानी गुप्त क्रांतिकारी संगठन था। जब 1815 वाला कंजर्वेटिज्म आ गया था तो क्रांति करना बड़ा ही मतलब बैन था, संगठन ही बनाना, तो गुप्त रूप से संस्थाएं बनती थी। तो कार्बोनारी एक संस्था था, उसका नाम था क्या, कार्बोनारी। उस कार्बोनारी संस्था के ये सदस्य थे, कौन, जुसेप्पे मेजनी, और कार्बोनारी संस्था के सदस्य थे। बाद में लिगुरिया में क्रांतिकारी एक्टिविटी कर रहे थे, इनको भगा दिया था देश से, और फिर इन्होंने 2 संस्थाएं बनाई, यंग इटली और यंग यूरोप, और इसके माध्यम से इटली को यूनिफाई करने का प्रयास भी किए 2 बार, लेकिन सफल नहीं हो पाए। बाद में जो है किस प्रकार विक्टर इमैनुअल सेकेंड और काउंट कैमिलो डी कैबोर और जुसेप्पे गैरिबाल्डी ने मिलकर इटली को यूनिफाई कराया फ्रांस के साथ संधि करके। तो ये चीज़ को आप पढ़े होंगे तो आप जानते ही होंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्लेन एनी 3 कॉजेज ऑफ कन्फ्लिक्ट इन द बाल्कन एरियाज आफ्टर 1871। बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है, ऐसे तो सारे क्वेश्चन इसमें का इम्पोर्टेंट है। यानी बाल्कन रीजन जिसमें कि बहुत सारे छोटे छोटे देश थे, यानी बोस्निया और सर्बिया, मोंटेनिग्रो, हर्जगोविना, ये सब बहुत सारे देश थे। और ये सारे जो देश थे, तो कह रहा है कि यहाँ पर 1871 के बाद कन्फ्लिक्ट का 3 कारण क्या थे, यानी आपसी द्वंद्व का कारण क्या थे। देखिए जो बाल्कन क्षेत्र था, इन छोटे छोटे देशों में से अधिकांश जो देश थे ये किसके अंडर में थे, तो ऑटोमन एम्पायर के अंडर में थे। ठीक है, ये ऑटोमन एम्पायर के अंडर में थे। ऑटोमन एम्पायर जो था एक मुस्लिम एम्पायर था, मुस्लिम माने राजा थे, शासक थे वहाँ के। तो ये सारे क्रिश्चियन कंट्री था। एक तो ये लोग ये भी देखे, ग्रीस भी उसी में था, उस देश में। ग्रीस का जो मूवमेंट है पढ़ा होगा आपने, कि जो कि ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के तहत 1834 में जो है इंडिपेंडेंट नेशन बना। तो वहाँ क्या आइडिया हुआ कि मुस्लिम के अंडर में हम लोग नहीं रहेंगे, हम लोग अपना कल्चर को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहला तो कन्फ्लिक्ट का कारण हुआ कि जितने छोटे छोटे देश थे, जब नेशनलिज्म राइज हुआ आपको यूरोप में, तो सभी ने स्वतंत्र होने का प्रयास किया, और इस प्रयास में सभी देश जो है ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ लड़ने लगे। हालांकि उसमें ऑटोमन एम्पायर का खलीफा ने अपने आर्मी को स्ट्रॉन्ग करने का प्रयास किया, लेकिन कोई बेनिफिट नहीं हुआ उससे, क्योंकि आर्मी कहाँ से लाता, उन्हीं छोटे देशों से लाता। अब ये सारे छोटे जो देश थे वो सब इसी के अंडर में थे, और वो सारे स्वतंत्र ही होना चाहते थे। तो इससे कन्फ्लिक्ट हुआ, पहला रीजन था, सभी लड़ पड़े। दूसरा चीज़ था कि इनमें वैमनस्य की भावनाएं आ गई, माने बाउंड्री को लेकर के कोई ज़्यादा बढ़ाकर अपना नेशन को क्रिएट करना चाहता था, कोई और बढ़ा के, तो आपस में भी उनके झगड़े होने लगे थे। और इसमें क्या था अगला चीज़ कि तो जो जितने भी बड़े बड़े जो शक्तियाँ थी उस समय, रसिया, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, प्रसिया, ये सारे पावरफुल कंट्रीज थे, इनका वहाँ पर इंटरफेरेंस, क्योंकि ये जो बाल्कन रीजन था यानी स्ट्रेटजिक दृष्टि से, वार की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्षेत्र था। तो सभी चाहते थे कि वहाँ कोलोनाइज करें, अपना कोई क्षेत्र हम ले। तो दूसरा चीज़ की था, राइवलरी बढ़ गया, यानी उनमें टक्कर बढ़ी। कोई एक छोटा देश का सहयोग करता था तो उधर से उस देश का सहयोग वो करता था, फिर इधर से इस देश का सहयोग ये करता था। तो ऐसे पूरे वर्ल्ड जो है 2 खेम में बढ़ गया था, जिसके चलते वर्ल्ड वार फर्स्ट हो गया था, यानी इंटरफेरेंस ऑफ बिग पावर्स, और उसके बाद एफर्ट्स ऑफ स्मॉल कंट्रीज टू मेक देम इंडिपेंडेंट, और उसके बाद जो है यहाँ बाउंड्रीज वाला जो समस्या थी। तो ये सारे रीजन्स थे
कि 1871 के बाद वहाँ कंटिन्यूसली कन्फ्लिक्ट होता था, बहुत एक्सप्लोसिव रीजन हो गया था वो। देखिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड द लोकल पीपल इन द एरियाज कन्क्वेयर्ड बाय नेपोलियन रिएक्ट टू फ्रेंच रूल। देखिए नेपोलियन बोनापार्ट ने जिन क्षेत्रों को जीत रखा था, जिन पर कब्जा कर रखा था, तो वहाँ के लोगों का क्या रिएक्शन था, कैसे रिएक्ट करते थे फ्रांस के शासन के प्रति। आपने पढ़ा होगा कि शुरू शुरू में जब फ्रांस की आर्मी उन देशों में गई तो लोगों ने बड़ा मतलब उनका स्वागत किया। उनको जो है हार्बिंजर्स ऑफ लिबर्टी लिखा है मेन बुक में कि आज़ादी के मशाल वाहक समझे थे, क्योंकि वहाँ पर जब गया नेपोलियन का रूल हुआ तो इसने क्या किया कि सेंसरशिप को हटा दिया, गिल्ड रेस्ट्रिक्शन को हटा दिया, यानी व्यापारियों का जो माने ग्रुप था जो रेस्ट्रिक्ट करता था दूसरे जगह के व्यापारी को आकर बेचने से वहाँ, तो उसको हटा दिया। कोई व्यापारी जहाँ मन तहाँ बेच सकता है। उसके बाद रेशनल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट एंड वेट ला दिया, सबका बंटवारा एक बराबर होगा हर क्षेत्र का, यानी यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी बनाया था इसने 30 तरह के करेंसी को समाप्त करके 2 तरह का करेंसी जोल्वेरिन के माध्यम से, जो कि प्रशिया का भी प्रयास था उसमें, और उसके माने नंबर ऑफ करेंसी घटा दिया, तो मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल आराम से होने लगा, दूर दूर तक लोग जाने लगे व्यापार करने, वो बाधा था समाप्त हो गया। उसके बाद इसने सर्फडॉम ख़त्म किया, फ्यूडल सिस्टम ख़त्म किया, गिल्ड रेस्ट्रिक्शन ख़त्म किया, और ये सारी चीज़ें थी। तो सभी लोग शुरू में बड़ा ही बड़ाई किए, बहुत ही प्रभावित हुए इसके शासन से। जितने भी आर्टिजन्स थे, पीजेंट्स थे, और जितने भी स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे या जो व्यापारी वर्ग थे, सभी लोगों ने प्रशंसा किया, बड़ा खुश हुए। लेकिन जल्द ही उनका जो है प्रशंसा ये क्रोध में बदल गया। इसके देखिए 2-3 कारण था। वो भी वहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि क्यों उनका न्यूली फाउंड फ्रीडम हॉस्टिलिटी में चेंज हो गया, यानी कि क्रोध में बदल गया। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पहला तो कारण ये था कि फोर्स्ड कंस्क्रिप्शन। नेपोलियन का उद्देश्य था कि पूरे यूरोप पर हमारा शासन हो जाए, इसके चलते वो फोर्स्ड कंस्क्रिप्शन करता था, नहीं जबरन लोगों को सेना में भर्ती करता था, सेना का संख्या बढ़ाया जाए। लोग नाराज हुए। दूसरा कारण था कि बाद में इसने टैक्स बढ़ा दिया था, तो इससे भी लोग नाराज हुए। और तीसरा कारण था कि इसने सेंसरशिप लगा दिया था कि कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं छापना है। और अगला एक और भी कारण था कि लोग सोचते थे कि नेपोलियन आखिर मोनार्क ही है, ये तो हमारा राइट टू वोट नहीं देगा, राइट टू वोट देने वाली माने बात होगी नहीं यहाँ पर, तो हमारा पॉलिटिकल फ्रीडम को ये छीन लिया है राजा बन के। तो इसलिए भी जो रिवोल्यूशनरी वाला जो सरकार आई थी वहाँ से प्रेरित थे, और इसलिए इसके शासन को फिर डिसलाइक करने लगे थे। देखिए तो 8वां जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कंडीशंस दैट वेयर व्यूड एज ऑब्स्टेकल्स टू द इकोनॉमिक एक्सचेंज एंड ग्रोथ बाय द न्यू कमर्शियल क्लासेस ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी इन यूरोप। देखिए जो क्वेश्चन है कि उन कंडीशन को बताइए जो कि बाधा के रूप में, यानी ऑब्स्टेकल के रूप में देखे जाते थे। तो इकोनॉमिक एक्सचेंज में यानी आर्थिक लेन देन में उन कारणों को बताइए जो कारण बाधा के रूप में होते थे, खास करके नए कमर्शियल क्लासेस जो बना था, न्यू मिडिल क्लास, उनके व्यापार के ग्रोथ में बाधा क्या क्या कारण था जो बाधा काम कर रहा था 19वीं शताब्दी में यूरोप में। देखिए इसके कारण ये थे, पहला तो था कि स्टेट इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शंस, राज्यों के द्वारा प्रत्यारोपित कर। राज्य छोटे छोटे थे, वो जगह जगह टैक्स लेते थे। जैसे हम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग वाला घटना आपको याद होगा कि 11 जगह टैक्स लगता था, और इली एक मापने का इकाई था, सबका अलग अलग जो है माने मीटर स्केल टाइप का, वो बड़ा किसी का बड़ा किसी का छोटा ऐसे से था। करीब 5% टैक्स लगता था नाप कर। तोलने की भी इकाई सबकी बराबर नहीं थी। दूसरा चीज़ की गिल्ड रेस्ट्रिक्शन भी था, व्यापारियों का अलग अलग समुदाय रहता था सभी शहर में, दूसरे जगह के व्यापारी को वहाँ जाके बेचने नहीं देते थे। अगला चीज़ ये भी था कि जैसे करेंसी भी डिफरेंट होते थे, तो सभी जा कर के जहाँ मन तहाँ पहले करेंसी बदलना है, और करेंसी भी डिफरेंट था, तो आने जाने में व्यापार में बड़ा दिक्कत होता था। तो ये सारे रीजन के चलते फ्रीली मूवमेंट ऑफ गुड्स
कैपिटल एंड पीपल नहीं हो पाता था, जिसके चलते जो है एक बाधा थी इकोनॉमिक एक्सचेंज में, आर्थिक लेन देन में। अब देखिए अगला जो ये क्वेश्चन है, हाउ डिड नेशनलिज्म डेवलप थ्रू कल्चर इन यूरोप। बहुत बेहतरीन प्रश्न है ये। एक जान लीजिए कि यहाँ पर रोमांटिसिज्म का आइडिया है, तो रोमांटिसिज्म से तो एक प्रश्न जो है आना ही आना है। रोमांटिसिज्म यानी रोमांचवाद। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि इसको कल्चरल मूवमेंट भी बोलते हैं। किस प्रकार यानी राष्ट्रवाद यूरोप में, किस प्रकार यूरोप में राष्ट्रवाद विकसित हुआ कल्चर के द्वारा। देखिए इसके बहुत सारे उदाहरण वहाँ पर हैं। पहला तो चीज़ है कि यूरोप में लोगों ने क्या किया, विभिन्न देशों का मैं एक उदाहरण दूंगा जो कि बुक में दिया हुआ है, कि वहाँ पर लोग गाना के माध्यम से, गीत के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, डांस के माध्यम से, ओपेराज के माध्यम से, नाटक के माध्यम से अपने आइडिया को, राष्ट्रवाद के, लोगों को देश के प्रति देशभक्ति जगाने की भावना को प्रचार प्रसार करना शुरू किए थे। आपको दिया है पोलैंड में एक कैरोल कुरपिंस्की थे जो पोलोनेज और मजूरिका नामक डांस के माध्यम से जो है प्रचार कर रहे थे अपने नेशनलिज्म का। उसके बाद यानी एक कल्चर का ही पार्ट हुआ डांस। गाना भी विभिन्न प्रकार के चलता था, उसके माध्यम से सामान्य जो अनपढ़ यानी कम शिक्षित लोग थे उनको बताना सामान्य भाषा में ही। उसके बाद ये भी चीज़ था कि जैसे लॉर्ड बैरन का दिया है कि आपको ग्रीस के मूवमेंट में इंग्लैंड के जो पोएट थे अपने कविताओं के भी माध्यम से, वहाँ पर तो ग्रीस वाले में तो बहुत सारे जो है पढ़े लिखे बुद्धिजीवी अपना रचनाओं के माध्यम से लोगों को प्रेरित किए थे। क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन कहा था ग्रीस को। भाषा की भी एग्जाम्पल है। लॉर्ड बैरन तो फंड भी इकट्ठा कर रहे थे, बाद में मर गए थे वो बुखार से। अब देखिए यहाँ पर ये आपको भाषा वाली बात है। भाषा भी कल्चर का एक पार्ट होता है। भाषा, नृत्य, गीत, संगीत, कविताएं सब कल्चर है। तो भाषा वाले जैसे रसिया वाला आपको याद है कि किस प्रकार पोलैंड में रसिया जो है पोलिश भाषा को बोलने पर रोक लगाया था। उसके बाद वहाँ लोगों ने जो है मूवमेंट किया था रसियन लैंग्वेज के खिलाफ में और रसियन लोगों के खिलाफ में। तो ये सारी चीज़ें थी जिसके चलते कल्चरल माने मूवमेंट वहाँ पर हुआ और लोग अपने कल्चर को, भाषा को बचाने के लिए आंदोलन कर दिए थे। अब यहाँ पे है व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। लिबरल नेशनलिज्म का तात्पर्य क्या है, यानी इसका अर्थ क्या होता है। लिबरल नेशनलिज्म यानी उदारवादी राष्ट्रवाद का मतलब क्या है। अब ये एक्सप्लेन एनी 4 आइडियाज ऑफ लिबरल नेशनलिज्म। लिबरल नेशनलिस्ट का कोई 4 आइडिया बताना है इकोनॉमिक स्फीयर में। देखिए लिबरलिज्म जो अर्थ होता है, लिबर शब्द लैटिन भाषा का है जिसका मतलब होता है फ्री यानी आज़ाद। तो लिबरलिज्म यानी उदारवाद यानी आज़ाद होने का सोच। अब ये जो लिबरल लोग थे, लिबरलिज्म से लिबरल बना, लिबर से लिबरलिज्म बना, लिबरल से लिबरल बना। तो लिबरल का मतलब है माने उदारवादी लोग यानी कि जो बदलाव चाहते हों। लिबरल, अब यहाँ लिबरलिज्म का लेकिन पॉलिटिकल मीनिंग नहीं पूछा है। पॉलिटिकल में इसका अर्थ ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन का स्थापना, राजा के पावर को कम करना जैसा कि मैंने शुरू में बताया, और उसके बाद जो है ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बनाना और पॉलिटिकल ये पार्लियामेंट्री तरीके से सरकार चलाना। लेकिन इकोनॉमिक की बात करेंगे, आपको आर्थिक की बात करेंगे तो स्टेट इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शन को हटा देना, राज्य के द्वारा प्रतिबंध हटाना, यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी बनाना, दूर दूर तक यानी एक ऐसा क्षेत्र बना दीजिए जहाँ बटखारा यानी नाप की इकाई, तौल की इकाई सब एक समान हो, जिससे अनहिंडर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स, कैपिटल एंड पीपल हो, बिना बाधा का, यानी वस्तुएं, लोग और सामान, है ना, वस्तुएं यानी लोग और पैसा आ सके जा सके, व्यापारिक क्षेत्र जो है उसका विस्तार हो सके बिना बाधा का। तो ये सारे कारण थे। और जैसे कि जोल्बेरिन का स्थापना हुआ 1834 में, तो किस प्रकार से जो है 30 तरह के करेंसी को 2 तरह का किया गया, जगह जगह जो है टैक्स जो है बैरियर लगते थे, टैक्स हटा दिया गया, एक ही टैक्स लगेगा। उसके बाद आपको मेजरमेंट और ये
नाप तौल वेट की मतलब इकाई कम किया गया, बराबर किया गया। तो ये सब जो थे ना, यही सुधारों को कंबाइंड रूप से इकोनॉमिक लिबरलिज्म यानी आर्थिक उदारवाद जो है कहा जाता है। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है और दोनों स्फीयर में इसका मीनिंग पूछता है, लिबरलिज्म का, पॉलिटिकल स्फीयर और इकोनॉमिक स्फीयर, इसलिए हमने दोनों बता दिया आपको। देखिए क्वेश्चन 11 है, हाउ हैड रिवोल्यूशनरीज स्प्रेड देयर आइडियाज इन मेनी यूरोपियन स्टेट्स आफ्टर 1815, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल्स। देखिए लॉन्ग टाइप सारे क्वेश्चंस हमने लिया है इसलिए क्योंकि एक लॉन्ग क्वेश्चन को एक्सप्लेन कीजिएगा तो उसमें से बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन निकल जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन लेकर ही पढ़िए, एक को सोल्व कीजिएगा तो शॉर्ट क्वेश्चन अपने आप कितना सोल्व हो जाएगा उसको सोल्व करने में, और बहुत सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। मैं ऐसा करता हूँ कि इस आइडिया को आप समझ चुके होंगे। अब देखिए 11 क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि हाउ हैड रिवोल्यूशनरीज स्प्रेड, किस प्रकार से यानी ये क्रांतिकारी जो थे वो बड़े थे और अपने मतलब आइडियाज़ को बढ़ाए थे, अपने तौर तरीके को बढ़ाए थे यूरोप के विभिन्न राज्यों में। यानी क्रांतिकारी अपने आइडिया किस प्रकार बढ़ाए थे 1815 के बाद, इस चीज़ को एक्सप्लेन कीजिए। तो देखिए ऐसे यहाँ पर बहुत सारे उदाहरण हैं, उदाहरण देके कह रहा है। पहला तो देखिए उदाहरण ये है कि जैसे जो भी रिवोल्यूशनरीज थे वो सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाते थे, यानी सीक्रेट सोसाइटी के माध्यम से गुप्त क्रांतिकारी जो है संगठन के माध्यम से वो अपना आइडियाज़ को बढ़ाते थे, लोगों को ज्वाइन कराते थे। दूसरा चीज़ कि वो प्रिंट वाले जो मीडियम्स थे यानी छाप कर और उससे लोगों को न्यूज़पेपर, पोएट्रीज, स्टोरीज के माध्यम से फैलाते थे। और तीसरा चीज़ क्या है कि जो कल्चरल आइडिया था, कल्चरल जो आइडिया था जैसे कि गीत संगीत, कविताएं और डांस, जो कि अभी कुछ देर पहले हमने बताया रोमांटिक मूवमेंट जिसको बोलते हैं, तो इन चीज़ों के माध्यम से बढ़ाते थे। जैसे कि फ्रांस की जो क्रांति हुई थी उसमें रिटन फॉर्म का यूज था, उसमें पोएट्रीज और स्टोरीज का भी था। पोलैंड वाला हमने बताया पोलनेज मजोरिका डांस के माध्यम से, ओपेराज के माध्यम से, कैरोल कुरपिंस्की का आइडिया। अगला जो है भाषा के लिए भी लड़ते थे, जैसे उनका भाषा का महत्व ख़त्म ना हो इसलिए रसिया वाला मैंने आइडिया आपको बताया है। और उसके बाद क्रांतिकारी जो है अपना सेना बना करके और दूसरे देशों में भी जा कर के वहाँ के लोगों को राइज करते थे, क्योंकि जिस प्रकार से आपको याद होगा कि 1790 में फ्रांस ने दूसरे देशों में अपना सेना भेजा था, क्योंकि दूसरे यूरोप, फ्रांस की क्रांति के बाद जब यूरोप के दूसरे शहरों में वहाँ की घटना का खबर पहुँचा तो वे लोग जैकोबिन्स क्लब बनाने लगे थे। जो भी मिडिल क्लास के जो स्टूडेंट्स वर्ग था, शिक्षित वर्ग था, उन लोगों ने जैकोबिन्स क्लब बनाया था अपने ही देश में क्रांति करने के लिए। तो उनको सपोर्ट करने के लिए फ्रांस की आर्मी जो है आगे बढ़ी थी। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, यहाँ से आप पॉइंट ले करके और इसके आंसर को फॉर्म कर सकते हैं। एक बात ध्यान में रखना है, कभी भी लाइन बाय लाइन आंसर नहीं मिलेगा हिस्ट्री में या कोई भी सोशल में। और इधर से उधर अपना पूरे चैप्टर में देखिए, विभिन्न आइडियाज अलग अलग पॉइंट में मिलेंगे, उनको क्या करना है आपको कलेक्ट करके और जो है आंसर फॉर्म करना है। और इस बार थोड़ा पैसेज टाइप का दे रहा है, इसी को ध्यान में रखिएगा। कोई भी प्री बोर्ड दिया होगा तो क्वेश्चन देखे होंगे, ये पैसेज टाइप का सोशल साइंस में आ रहा है, और जिसमें कि आपको सेल्फ एनालिसिस पर अपना तर्क के आधार पर क्वेश्चन का आंसर लिखना है। तो वैसे कुछ क्वेश्चन भी हम करवाएंगे इन फ्यूचर, मैंने एग्जाम से पहले करा देंगे आपको। और ऐसे तो प्री बोर्ड दिए हुए तो आइडिया होगा आपको। उन सारे क्वेश्चंस, लॉजिकल क्वेश्चन के लिए अभी मॉडल पेपर वगैरह सोल्व कराया जाएगा आपको, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। 11 क्वेश्चन यही थे डिस्कस करने के लिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं आपको कल किसी नए क्वेश्चंस के साथ। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को तो सपोर्ट कीजिए, आपसे ये रिक्वेस्ट है। आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कीजिए, ज़्यादा सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए ताकि मेरा इनकरेजमेंट हो, साहस बढ़े, आपके लिए ऐसे वीडियोज़ लाते रहें। आप ये लाइक, सब्सक्राइब, शेयरिंग बढ़ेगा, मतलब आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है कि हम ज़्यादा मात्रा में आपके लिए तत्पर रहेंगे और इस तरह के वीडियोज़ लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।